हेलो बच्चों, की हाल। स्वागत है आप सभी का प्यारा सा चैनल ईडू 360% में आयुष सर के साथ। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, लेआउट ऑफ पावर सिस्टम, यह जो है टीडीईपी का सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि पूरे पावर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। यहाँ से पावर सिस्टम का रियल फील आएगा, हम लोगों को पावर सिस्टम का रियल फील आएगा। तो देखिए, इसको पढ़ते हैं क्या होता है। पहले आपके स्क्रीन पे एक फिगर दिखाया जा रहा है, देख लीजिए इसको ध्यान से। फिगर में होता क्या है कि पावर कहीं और जनरेट होता है। पावर जनरेट होता है जनरेटिंग स्टेशन पे, और जनरेटिंग स्टेशन से हमारे और आपके घर तक लाने के लिए जो प्रॉपर व्यवस्था किया जाता है वही होता है पावर सिस्टम। तो प्रॉपर अरेंजमेंट होता है वही होता है पावर सिस्टम। ऐसा नहीं है कि इसको कैसे भी घर तक ला दिया जाता है। यहाँ पे पहले जनरेटिंग स्टेशन पे पावर जनरेट होता है, वो अलग अलग वोल्टेज होता है, लेकिन भारत में 11 केवी तक का वोल्टेज जनरेट होता है मैक्सिमम। फिर उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर की हेल्प से उसके वैल्यू को स्टेप अप किया जाता है 765 या 400 केवी तक किया जाता है, और फिर सारे जो लगे हुए हैं ट्रांसफार्मर वो स्टेप डाउन कराते हैं। सारे चीज पढ़ेंगे, इसका कनेक्शन किस में होता है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, सारे चीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लेआउट ऑफ पावर सिस्टम जो है ना, इसका हम सिंगल लाइन डायग्राम बना रहे हैं। सिंगल लाइन डायग्राम, तो सिंगल लाइन डायग्राम का परिभाषा लिखिए हमारे सारे साथी। सीबीएसई बोर्ड वाले पहले लिखे, एसएलडी इज ए स्कीमेटिक। एसएलडी यानी सिंगल लाइन डायग्राम इज ए SCHAMATIC, एस्केमेटिक या सिस्टमेटिक। एस्केमेटिक या सिस्टमेटिक यहाँ पे डाल दीजिए। एसएलडी एक ऐसे उसका डिफिनीशन लिखिए। सिंगल लाइन डायग्राम इज ए एस्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर सिस्टम। स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर सिस्टम फ्रॉम generation of power to the consumption of power showing various voltage level, ये एकदम एसएलडी में इंपॉर्टेंट है लिखना। शोइंग वेरियस वोल्टेज लेवल काहे भैया, काहे वेरियस लेवल की बात करते हैं वोल्टेज की, काहे? तो इन अलग अलग वोल्टेज लेवल हम क्यों दिखाते हैं एसएलडी में? अलग अलग वोल्टेज लेवल काहे दिखाते हैं? तो हम इसमें अलग अलग वोल्टेज लेवल इसलिए दिखाते हैं क्योंकि जनरेशन को, ट्रांसमिशन को जनरेशन से अलग करने का जो हम लोग मानक मानते हैं वो वोल्टेज, डिस्ट्रीब्यूशन को जनरेशन से अलग करने का मानक कुछ वोल्टेज है। इसीलिए इसमें अलग अलग वोल्टेज लेवल को दिखाया जाता है, अलग अलग वोल्टेज लेवल को दिखाया जाता है। हिंदी मीडियम वाले साथी लिखे, सिंगल लाइन डायग्राम बिजली के उत्पादन से लेकर के बिजली की खपत तक, सिंगल लाइन डायग्राम बिजली के उत्पादन से लेकर के बिजली के खपत तक विभिन्न वोल्टेज स्तरों को दर्शाने वाली, विभिन्न वोल्टेज स्तरों को दर्शाने वाली बिजली व्यवस्था का एक योजनाबद्ध प्रतिनिधित्व है। और सारे साथी यहां से हमारे साथ बनाइए। ये है हमारा अल्टरनेटर। क्या है? अल्टरनेटर, जो बिजली बनाता है। ये बिजली 3.3 केवी या 6.6 केवी या 11 केवी या 33 केवी तक की बिजली बनाता है। इसमें सबसे ज्यादा कौन बनाता है हम पढ़ेंगे एक एक करके। इसके बॉडी को, इसके मेटल पार्ट को, अल्टरनेटर के मेटल पार्ट को हम लोग क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। ये कौन सा है? 3 फेज का अल्टरनेटर है।
स्टार कनेक्टेड 3 फेज का अल्टरनेटर है स्टार कनेक्टेड। अब देखिए यहां पे होता क्या है कि यहां पे लगाया गया है एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यहां पे लगाया गया है एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर जिसका कनेक्शन डेल्टा स्टार में होता है, जिसका कनेक्शन डेल्टा स्टार में होता है। ये 11 केबी को 765 केबी या 400 केबी में बदल देता है, स्टेप अप कर देता है 11 केबी को 765 केबी में या 400 केबी में। अब इसके बाद जितने भी ट्रांसफार्मर लगे होंगे वो सारे के सारे ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होंगे। सारे के सारे ट्रांसफार्मर कैसे होंगे? स्टेप डाउन होंगे। तो ये बना लीजिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन जो करता क्या है, 400 केबी को स्टेप डाउन करके 220 केबी में चेंज कर देता है। 400 केबी को स्टेप डाउन करके किस में चेंज कर देता है? 220 केबी में। इसके बाद जो ये हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ये भी स्टेप डाउन है, ये भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। कैसा ट्रांसफार्मर है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। और इसके स्टार कनेक्टेड जो न्यूट्रल पार्ट होता है इसको भी हम लोग अर्थिंग कर देते हैं। स्टेप डाउन है, ये करता क्या है? 220 केबी को 132 केबी वोल्टेज में स्टेप डाउन कर देता है। 220 केबी को 132 केबी में चेंज कर देता है। बनाइए इसको। फिर देखिए क्या होता है, एक और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आएगा, एक और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आएगा। ये क्या करेगा भैया? तो ये 132 केबी को 33 केबी में चेंज कर देगा। 132 केबी को 33 केबी में चेंज कर देगा। और इसका जो कनेक्शन होता है वो स्टार में होता है। ये भी ट्रांसफार्मर जो है, ये भी ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होगा, ये भी ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन होगा। इसके न्यूट्रल पार्ट को क्या कर देते हैं? जहां न्यूट्रल मिलेगा उसको हम अर्थ कर देंगे। इसके बाद एक और ट्रांसफार्मर आएगा, वो भी विनोद वो भी स्टेप डाउन होगा। वो भी क्या होगा? स्टेप डाउन होगा। क्या होगा? स्टेप डाउन होगा। वो करेगा क्या कि 33 केबी को 11 केबी में चेंज कर देगा। 33 केबी को 11 केबी में चेंज कर देगा। और इसके बाद जस्ट इसके बाद जो ट्रांसफार्मर आएगा वो भी क्या होगा लल्ला? वो भी स्टेप डाउन होगा, वो भी स्टेप डाउन होगा। जिसका कनेक्शन डेल्टा स्टार में होता है, जिसका कनेक्शन डेल्टा स्टार में होता है। ये करेगा क्या? 11 केबी के वोल्टेज को 415 वोल्ट 3 फेज के लिए और 220 वोल्ट सिंगल फेज के लिए क्या कर देगा? चेंज कर देगा। और यहां से हमारा 4 तार निकल के आएंगे, 4 तार RYBN जो आपके गली मोहल्ले घर के सामने से गुजर रहे हैं। ये है वो 4 तार, ये वो 4 तार है। चलिए वीडियो में तो आ रहा है, यहाँ तक 4 तार है। अब देखिए बात अब हम करेंगे जनरेटिंग स्टेशन की। पहले देख लीजिए, अब एक एक करके सारे चीजों का धागा खोलते हैं। इसमें जो आपको कंसेप्ट देने वाले हैं ना, कंसेप्ट तगड़ा होने वाले हैं। कंसेप्ट तो कैसा होने वाले हैं? सब तगड़ा। इसको बनाइए दोनों बोर्ड वाले साथी, इसको तुरंत बनाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सेमेस्टर और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से।
अब बात करेंगे हम जेनरेटिंग स्टेशन की, इसकी। तो आप लोग सारे साथी इसको नोट डाउन करें। देखिए इका है, ये है हमारा अल्टरनेटर। इका है हमारा अल्टरनेटर, एसी का अल्टरनेटर है, ठीक है। ये देखिए भैया, ई हमारा है अल्टरनेटर, ई है रोटर और ई है स्टेटर। ई रोटर है और ई है स्टेटर, 3 फेज का है। ये हमारा है अल्टरनेटर। अब देखिए जेनरेटर की बात करते हैं। ये हमारा डीसी जेनरेटर का है, डीसी जनरेटर। तो देखिए डीसी जनरेटर में होता क्या है कि फील्ड जो होता है, फील्ड वो हमारा स्टेशनरी होता है, फील्ड मूव नहीं करता है। फील्ड का होता है स्थिर रहता है, और इसमें जो रोटेट करने का काम करता है वो आर्मेचर करता है, वाइंडिंग करता है। आर्मेचर या वाइंडिंग इसमें रोटेट करने का काम करता है, और वही उसी वाइंडिंग में हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। इसी वाइंडिंग में क्या होता है, ईएमएफ हमारा इंड्यूस्ड होता है, तो सप्लाई हमें मिलती है। यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है कि जो आर्मेचर होता है, जो आर्मेचर इसके स्टेटर पे होता है। आर्मेचर ठीक उल्टा उसके, आर्मेचर इसमें होता है स्टेटर पे, और इसका जो फील्ड होता है वो होता है रोटर पे। फील्ड होता है वो होता है रोटर पे, इसका जो आर्मेचर होता है वो होता है स्टेटर पे। कहाँ है भैया, कहाँ है? और इसी आर्मेचर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। इसी आर्मेचर में जो स्टेटर पे है उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, तो हमें सप्लाई के रूप में इलेक्ट्रिकल पावर मिलता है। तो कहाँ है यहाँ पे पोल रुका हुआ है, कहाँ है यहाँ पे पोल रुका है और आर्मेचर वाइंडिंग रोटेट कर रहा है। इसकी क्या वजह है? ऐसा क्या वजह है कि डीसी में जब हम पढ़ते हैं, डीसी पढ़ के जब हम एसी में पढ़ते हैं, तो यहाँ फील्ड को घुमाते हैं, यहाँ फील्ड को स्थिर रखते हैं। क्या रीजन है इसका? कमेंट कीजिए, किसी को आ रहा हो तो कमेंट कीजिए जल्दी। देखिए क्यों होता है ऐसा, तो हम माननीय सर फैराडे जी की बात मान ले। तो फैराडे जी ने कहा क्या था, क्या कहा था भैया फैराडे जी ने? तो फैराडे जी ने कहा था कि भैया ईएमएफ हम पैदा कब करेंगे, ईएमएफ इंड्यूस्ड कब होगा? जब आप कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के पास लाइए। पैदा कब होगा? जब कॉइल को आप मैग्नेट के पास लाइए, या मैग्नेट को मूव करा करके कॉइल के पास ले जाइए। यानी कि मैग्नेट और कॉइल के बीच क्या होनी चाहिए? सापेक्ष गति, यानी रिलेटिव मोशन हो रहा होगा, तभी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, नहीं तो ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। ये हमारे फैराडे सर ने कह के चले गए थे। तो अब बात करते हैं हम डीसी जनरेटर की। तो डीसी जनरेटर का यूज हम बेसिकली लो पावर को जनरेट करने के लिए करते हैं। डीसी का यूज किस लिए करते हैं? लो पावर को जनरेट करने के लिए। तो इसमें लो पावर जनरेट हमें करना है, तो जिसमें पावर इंड्यूस्ड होता है आर्मेचर में, वो एकदम छोटा साइज का होगा। पावर आर्मेचर में इंड्यूस करना है तो उसका साइज क्या होगा? एकदम छोटा। वह बात करते हैं, तो इसमें जब इसका साइज छोटा होगा, इसीलिए हम बोलते हैं कि पोल तुम स्थिर रहो और ये आसानी से
मूव कर जाएगा, ये आसानी से इसका आर्मेचर मूव कर जाएगा। लेकिन बात जब वही आती है हमारी अल्टरनेटर के पास, तो ये कहता है कि भैया हमको तो पावर जनरेट करना है बहुत ज्यादा, हमको पावर जनरेट करना है बहुत ज्यादा। और यहां तक कि हम हैं कौन, 3 फेज की, हम 3 फेज के हैं भैया, हमें वाइंडिंग भी 3 होगी। तो इतने बल्क, इतने भारी रोटर को, इतने भारी अगर रोटर बना हो तो उस रोटर को घुमाने के लिए जब हम मैकेनिकल पावर दे रहे हैं मोटर को, वो हमको ज्यादा देना पड़ेगा, मैकेनिकल पावर ज्यादा देना पड़ेगा। मैकेनिकल पावर देता कौन है भैया, कौन, तो टरबाइन। तो टरबाइन भी हमें बड़ा बनाना पड़ेगा, इलेव टरबाइन इतना बड़ा, ठीक है। टरबाइन हम बड़ा ला दिए। अब टरबाइन को घुमाने के लिए जो हम भाप स्टीम जनरेट किए हैं वो भी एकदम ज्यादा जनरेट करना पड़ेगा, स्टीम भी बहुत ज्यादा मात्रा में टरबाइन के पास भेजना पड़ेगा। अब देखिए, ठीक है, हम स्टीम भी भेज दिए। अब स्टीम को बनाने के लिए भैया कोल जो होता है, कोयला, वो भी हमको ज्यादा लगाना पड़ेगा, वो भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो बात फंसती है आपके बाद में पैसा, किसका चक्कर, पैसे का चक्कर। इसीलिए हम करते क्या है कि इसके जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसको पटक देते हैं स्टेटर पे, और जो इसका पोल होता है उसको पटक देते हैं रोटर में। अब देखिए होता क्या है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पे काहे होता है और यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे काहे होता है, ये कंसेप्ट एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखिए बात कहां आती है, बात अब आती है, ठीक है, अब ये घूमेंगे भैया, ये भैया घूमेंगे, तो ये घूमेंगे तो फ्लक्स को कट करेंगे, और फ्लक्स को कट करेंगे तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रूल के अकॉर्डिंग इनमें ईएमएफ का जेनरेशन हो जाएगा। अब बात आती है इनकी, ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि भैया हम हैं फील्ड, क्या बोलते हैं कि भैया हम हैं फील्ड। जब हम घूमेंगे तो लिंकेज फ्लक्स जो है, लिंकेज फ्लक्स आर्मेचर के साथ बढ़ा देंगे, और लिंकेज फ्लक्स के बढ़ने के साथ साथ इनमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ जाएगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रिकल पावर को ही अच्छे से देंगे, इलेक्ट्रिकल पावर को ही अच्छे से देंगे। अब देखिए कंसेप्ट क्या आता है, इतनी बातों को अब शॉर्ट में हम लोग जानते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं। अब देखिए ये है हमारा अल्टरनेटर, ठीक है, क्या है, एसी का एक मशीन है। तो हम यहां से कह सकते हैं ना कि एसी में आर्मेचर जो होता है वो स्टेटर पे होता है, और जो फील्ड वाइंडिंग होता है वो रोटर पे होता है, और इसी आर्मेचर पर क्या होता है भैया, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, इसी आर्मेचर पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। स्टार कनेक्टेड, ये बात 3 फेज स्टार कनेक्टेड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो स्टार का कनेक्शन होता है किसका होता है, आर्मेचर का, और आर्मेचर अल्टरनेटर पे कहां होता है, तो स्टेटर पर होता है। कहां होता है, स्टेटर पर होता है। अब बात करते हैं दूसरा, जनरेटिंग स्टेशन पे अब बात करते हैं दूसरा। तो पहला बात हम लोग जान गए, कहा कि 3 फेज का है अल्टरनेटर। ठीक है भैया, तुम अल्टरनेटर हो, तुम्हारी वाइंडिंग कहाँ है, तुम्हारी आर्मेचर कहाँ है, तुम्हारी मेन फील्ड वाइंडिंग कहाँ है, ये सारी बात हम तुमको तुम्हारे बारे में समझ लिए। अब समझ लेते हैं स्टार कनेक्शन। तो देखिए स्टार कनेक्शन वाली बात को समझ लेते हैं। तो ये होता है स्टार कनेक्शन।
ई आर हो गया, ई वाई और ई बी हो गया, ई आर हो गया, ई वाई हो गया और ई बी हो गया। और मैं आपसे ये पूछ लूं कि भैया इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज डिफरेंस है, इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज डिफरेंस है, तो आप क्या बताएंगे? क्या बताएंगे भैया? अब आप बता नहीं पाएंगे। काहे नहीं बता पाएंगे? कि जो पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर या वोल्टेज की बात करते हैं, विभवांतर या वोल्टेज की बात करते हैं, वो कभी भी एक पॉइंट पे हम नहीं बता सकते। हम कभी भी कितने पॉइंट पे बता सकते हैं? 2 पॉइंट पे। तो यहां पे दिया है 1 पॉइंट, और 1 पॉइंट जब दिया ही ना हो तो हम मान लेते हैं रिफरेंस में किसको? न्यूट्रल को। उसके रिफरेंस में न्यूट्रल को मान लेते हैं, तभी हो जाता है हमारा आर वाई, सॉरी आर जो भी है वोल्टेज इसका, वो आर एन, और इसका है भी। इस पूरे लाइन पे जो वोल्टेज अब है, पूरे लाइन पे वोल्टेज ये भी आर एन है, यानी उसका रिफरेंस मान लिए है न्यूट्रल, उसका रिफरेंस मान लिए हैं न्यूट्रल। और यहाँ पे जो है वी वाई एन, और यहाँ पे है वो वी वाई बी है, वी वाई बी है। अब देखिए बात 2 आती है, भैया फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज किसे कहते हैं और लाइन वोल्टेज किसे कहते हैं? फेज वोल्टेज किसे कहते हैं और लाइन वोल्टेज किसे कहते हैं? तो आप हो सके तो इसको लिख लीजिए स्टार बना करके, फेज वोल्टेज, ऐसे स्टार बनाइए, इसके बारे में लिखिए फेज वोल्टेज। और फेज वोल्टेज के बारे में लिखिए कि लाइन और न्यूट्रल के बीच जो वोल्टेज हमें प्राप्त होता है, या लाइन और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज फेज वोल्टेज कहलाता है, फेज वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, ये है हमारा फेज वोल्टेज, ये है हमारा फेज वोल्टेज। पूरे लाइन पे फेज वोल्टेज, ये भी पूरे लाइन पे फेज वोल्टेज, और ये भी पूरे लाइन पे फेज वोल्टेज है। काहे कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस किसके सापेक्ष में माने हैं भैया? किसके सापेक्ष में? तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस माने हैं हम न्यूट्रल के सापेक्ष में। तो इस लाइन पे, तीनों लाइन पे क्या है? फेज वोल्टेज है। और हम कहें कि भैया लाइन वोल्टेज तब किसको कहते हैं? लाइन वोल्टेज किसको कहते हैं? तो आप बोलेंगे फेज और फेज के बीच के वोल्टेज को लाइन वोल्टेज कहते हैं, या 2 फेज के वोल्टेज को, 2 फेज के वोल्टेज के डिफरेंस को, 2 फेज वोल्टेज के डिफरेंस को लाइन वोल्टेज कहते हैं, लाइन वोल्टेज कहते हैं। अब आती है बात हमारी यहाँ, कहां बात आती है भैया? कि इसमें सर फेज वोल्टेज कितना होता है? तो स्टार कनेक्शन में हमेशा और हमेशा फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के 3 गुना कम होता है। स्टार कनेक्शन में हमेशा फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के √3 गुना कम होता है। अब देखिए, इसमें जितने भी वोल्टेज एसएलडी में यानी लेआउट में, या इसको सिंगल लाइन डायग्राम बोल लीजिए, इसमें जितने भी वोल्टेज दिखाए गए हैं, जितने भी वोल्टेज दिखाए गए हैं, उस सारे के सारे वोल्टेज, उस सारे के सारे वोल्टेज लाइन वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू है। सारे के सारे वोल्टेज जो दिखाए गए हैं वो लाइन वोल्टेज के आरएमएस वैल्यू है। वो क्या है? लाइन वोल्टेज के आरएमएस वैल्यू है, लाइन वोल्टेज के आरएमएस वैल्यू है। अब देखिए बात आती है भैया, ठीक है बताइए, अब हम 11 केवी तक के वोल्टेज ही ज्यादा काहे जनरेट करते हैं भैया? काहे नहीं हम 33 केवी या 3.3 केवी या
6.6 kV के वोल्टेज जनरेट करते हैं। काहे हम 11 kV का वोल्टेज बनाना मतलब प्रोड्यूस करना पसंद करते हैं? ज्यादा स्मार्ट है भैया। काहे सारे कॉन्सेप्ट को आपके सामने खोल दिया जाएगा, सारे एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग तलो अपना घुटना टेक देंगे कॉन्सेप्ट लोग। काहे? अब देखिए, काहे की जो इंसुलेशन किया जाता है किसी तार पे, अब देखिए तार ये है 3 RYB, ये आपके पोल पे दिखाई दे रहे हैं, पोल पे। अब ये पोल पे RYB 3 तार है, तीनों तार के बीच में इंसुलेशन किया जाता है? नहीं ना, एयर भरा होता है। तो इसके और इसके बीच का जो वोल्टेज प्राप्त होगा वो कहते हैं दो फेज के बीच का वोल्टेज कहते हैं लाइन वोल्टेज। और इसके अनुसार हम लोग इंसुलेशन नहीं लगाते हैं, इंसुलेशन हम इस पे लगाएंगे, इस पे लगाएंगे, इस पे लगाएंगे। वो भी कहां? जितना तार अल्टरनेटर के अंदर होगा उस पे। और इंसुलेशन काहे लगाएंगे भैया? कि तीनों जो फेज हैं कि कहीं आपस में प्यार कर ली ना, शॉर्ट सर्किट हो गया ना तो अल्टरनेटर फूक जाएगा, अल्टरनेटर फूक जाएगा। तो हम लोग इंसुलेशन लगाते हैं, इस तार पे लगाएंगे। तो इस तार पे वोल्टेज कौन सा है? इस तार पे वोल्टेज कौन सा है भैया? मैं अभी आपको बताया हूं, फेज वोल्टेज। इस तार पे वोल्टेज कौन सा है? फेज वोल्टेज। इस तार पे वोल्टेज कौन सा है? फेज वोल्टेज। तो हम इंसुलेशन किस के हिसाब से लगाते हैं? फेज वोल्टेज के हिसाब से कि लाइन वोल्टेज के हिसाब से? तो डायरेक्ट बात आती है फेज वोल्टेज के हिसाब से। हम इंसुलेशन फेज वोल्टेज के हिसाब से लगाते हैं, लाइन वोल्टेज के हिसाब से नहीं, लाइन वोल्टेज के हिसाब से नहीं। और तीनों तार हैं RYB, तीनों फेज अल्टरनेटर के अंदर है भैया। अगर तीनों फेज पे हम अलग अलग इंसुलेशन नहीं लगाएंगे ना तो तीनों फेज का होगा लल्ला? तीनों फेज शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तीनों फेज शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और अल्टरनेटर हमारा इतना महंगा आंखों के सामने फूक जाएगा। बहुत बुरा लगेगा भाई, बहुत बुरा लगता है भाई, बहुत बुरा लगता है। तो देखिए, दो बात आप लिखिए। पहला बात स्टार बना के लिखिए कि जो इंसुलेशन है वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है, वो भी फेज वोल्टेज पे। और दूसरा बात लिखिए कि करंट जो होती है, धारा, वो तार की मोटाई क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। अब इसको एक क्वेश्चन बना करके आप सभी लिखिए, ये क्वेश्चन इसको बना के लिखिए कि अल्टरनेटर को स्टार में क्यों जोड़ते हैं? अल्टरनेटर को स्टार में क्यों जोड़ते हैं? और सारी बातें को एक ही जगह पे लिखिए, सारी बात को एक ही जगह पे लिखिए। लिखिए, अल्टरनेटर को स्टार में जोड़ने का मतलब, अल्टरनेटर को स्टार में जोड़ने का मतलब उसकी स्टेटर वाइंडिंग, उसकी स्टेटर वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग को स्टार में जोड़ने से। अल्टरनेटर को स्टार में जोड़ने से मतलब उसकी भैया किसकी? अल्टरनेटर की का आर्मेचर वाइंडिंग या स्टेटर वाइंडिंग को स्टार में जोड़ने से मतलब है। आगे लिखिए, और उसको स्टार में इसलिए जोड़ते हैं, और उसको स्टार में इसलिए जोड़ते हैं ताकि उसका जो फेज वोल्टेज है, ताकि उसका जो फेज वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज का √3 गुना कम हो जाए, ताकि जो उसका फेज वोल्टेज है भैया वो लाइन वोल्टेज का √3 गुना कम हो जाए। चूंकि हम जानते हैं कि
वोल्टेज का मान 3 गुना कम हो जाने से, वोल्टेज का मान 3 गुना कम हो जाने से इंसुलेशन में लगने वाला पैसा, इंसुलेशन में लगने वाला पैसा कम हो जाएगा, जिससे हमारी अल्टरनेटर की कॉस्ट कम हो जाएगी। सारी की सारी चक्कर पैसा का है बाबू भैया, पैसा का, सारी की सारी चक्कर पैसा का है। ठीक है, अब 2 पॉइंट स्टार बना करके लिखिए, हम बाद में इन फ्यूचर इसको प्रूफ करवा देंगे। पहली बात लिखिए स्टार बना के कि इंसुलेशन का मात्रा वोल्टेज पर डिपेंड करता है, वो भी ब्रैकेट में फेज वोल्टेज। इंसुलेशन का मात्रा वोल्टेज पे डिपेंड करता है, वो भी किस पे, फेज वोल्टेज पे भैया। और दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट कि करंट का मान क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि तार की मोटाई पर निर्भर करता है। कि हम जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो अभी बैच चल रहा है ना, सेकेंड सेमेस्टर का, वो एकदम रीढ़ की हड्डी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए। तो जो बच्चे नहीं पढ़े हैं ना, एकदम हंसा के छोटा छोटा वीडियो उसमें लगातार चल रहा है, तो वो पढ़िए, एकदम जरूरी है। नहीं आएगा ना, उसमें वोल्टेज पे डिपेंड करता है और करंट का वैल्यू क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, उसमें बताया गया है। यहाँ पे भी आप लोगों को बता दिया गया है। अब देखिए, 2 हमने बातें पढ़ी। पहला 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में, अल्टरनेटर के बारे में, सॉरी, और एक उसका आर्मेचर वाइंडिंग जो होता है वो स्टार में कनेक्टेड होता है, तो काहे होता है, ये भी हमने कंसेप्ट क्लियर कर लिया। अब बचा 2 एगो, यहाँ पे हम लोग किए का है, तो यहाँ पे भैया हम लोग काहे इसका क्या किए हैं, इसका वाइंडिंग, इसको बॉडी को, अल्टरनेटर के बॉडी को हम लोग ग्राउंडिंग को क्यों किए हैं। दूसरी ये बात एक बची हुई है, और ये एक बात बची हुई है कि हम लोग 11 केवी के वोल्टेज को जनरेट करने पे ज्यादा फोकस क्यों करते हैं, ज्यादा फोकस क्यों करते हैं। तो देखिए काहे करते हैं भैया हम लोग 11 केवी को जनरेट करने में ज्यादा पसंद। तो स्टार बना के पहले लिखिए कि इंडिया का स्टैंडर्ड वोल्टेज 11 केवी होता है। 11 केवी होता है। अब देखिए हम 11 केवी पे ही क्यों जनरेट करते हैं, हम इससे कम पे क्यों नहीं करते हैं। देखिए 11 केवी से भैया अगर हम नीचे जाएंगे ना, नीचे मतलब, तो मान लेते हैं कि हम जनरेशन किस पे कर रहे हैं, 3.3 केवी पे हम जनरेशन किस पे कर रहे हैं, 3.3 केवी पे। अब हमें करना क्या है, इसको स्टेप अप करना है ना, पहले जो हमें वोल्टेज मिला है उसको स्टेप अप करना है भैया। तो हम करेंगे 3.3 केवी को स्टेप अप। अब स्टेप अप करेंगे तो क्या होगा, अब देखिए 3.3 केवी को कहां पे है, ट्रांसफार्मर जो है ना, ट्रांसफार्मर उसकी प्राइमरी पे है, ट्रांसफार्मर के 3.3 केवी। और स्टेप अप करके हमें करना कितना है, तो 400 केवी, 400 केवी। यानी कि हम ऐसे कहें, ऐसे कि भैया हम स्टेप अप किए तो कितना गुना वोल्टेज बढ़ा हो, तो आप कहेंगे 121 गुना के लगभग। गुरुदेव 121 गुना। अब हम कहेंगे कि आओ, ये ट्रांसफार्मर है बाबू, पावर, ये पावर को रखेगा कांस्टेंट और वोल्टेज और करंट को आपस में चेंज करेगा। ये ऐसे वाला वोल्टेज और करंट को आपस में चेंज करेगा और पावर रहेगा इसका कांस्टेंट। तो ये 121 गुना कह रहे हैं कि इसमें वोल्टेज बढ़ाने का मतलब है कि पावर को कांस्टेंट रखने के लिए इसमें 121 गुना करंट अधिक होगी ना, 121 गुना करंट इसमें बढ़ेगी ना इसके प्राइमरी में। तो इसके प्राइमरी में जब 121 गुना करंट बढ़ेगी भैया,
तो उस करंट को बियर करने के लिए, सहने के लिए आपको ई मोटे मोटे तार का क्वाइल बनाना पड़ेगा। ई मोटे मोटे तार का क्वाइल बनाना पड़ेगा। काहे कि जो धारा होत है ना, जो करंट होती है, वो क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करती है। करंट जैसे बढ़ा, ई मोटे मोटे तार हमको क्वाइल बनाना पड़ेगा। तो तार मोटे मोटे यूज करने से क्या होगा? ट्रांसफार्मर की साइज बड़ी हो जाएगी। ट्रांसफार्मर की साइज बड़ी हो जाएगी, और साइज बड़ी हो जाएगी तो क्या अधिक लगेगा? पैसा। क्या अधिक लगेगा? पैसा। किसका? ट्रांसफार्मर बड़ा होने का। ट्रांसफार्मर बड़ा हुआ, बॉबिन का साइज जिसमें हम लोग क्वाइल को लपेटते हैं, टैंक का साइज, तेल उसको रखने के लिए प्लिंथ का साइज, सारा चीज बढ़ाना पड़ेगा। सबका चक्कर है बाबू पैसा। बाबू भैया ठीक है। अब देखिए, इसीलिए हम 3.3 केवी पे जेनरेशन नहीं करते हैं, बहुत कम। कहीं कहीं होता है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं होता है, कहीं कहीं होता भी है 3.3 केवी पे, लेकिन बहुत कम। सबसे फेवरेट 11 केवी, सबसे फेवरेट 11 केवी। अब तो आप कहें कि चलिए ठीक है सर, हम वोल्टेज बढ़ा दिए, और हम 33 केवी पे काहे नहीं करेंगे? अब 11 केवी से ऊपर जाएंगे तो 3.3 केवी था, यहाँ 33 केवी हो गया। अब इस पे काहे नहीं जनरेशन करते हैं? हम काहे हम 11 केवी को गोद लेके बैठे हैं कि नहीं भैया हम जान देंगे, तुम्हारे लिए जान देंगे, तुम ही हमारा बाबू सोना हो। तो अब देखिए, 33 केवी वोल्टेज की जब बात आती है, 33 केवी वोल्टेज की जब बात आती है, तो पहले जब 11 केवी पे पर फेज को वोल्टेज कितना मिलता था? लाइन वोल्टेज का 11/√3। अब कितना मिलेगा? 33/√3। कौन ज्यादा वोल्टेज है? ई वोल्टेज को सहने के लिए इंसुलेशन ज्यादा लगाना पड़ेगा, और इंसुलेशन ज्यादा लगाना पड़ेगा तो उसका पैसा ज्यादा लगेगा। सारा खेल बाबू भैया पैसे का, सारा खेल पैसे का है। इसीलिए हम न 3.3 केवी पे, न 6.6 केवी पे, न 33 केवी पे ज्यादा फोकस करते हैं। जनरेशन पे 11 केवी पे। जनरेटिंग स्टेशन पे आप 2-3, एक 3 फेज वाला कंसेप्ट जो मशीन में आप शायद ही ना पढ़े होंगे वो बता दिए। एक स्टार कनेक्टेड काहे करते हैं वो बता दिए। एक 11 केवी पे जनरेशन ही काहे करते हैं वो बता दिए। अब एक इसके बॉडी को, अल्टरनेटर के बॉडी को क्यों हम लोग अर्थिंग करते हैं ये जान जाओ बाबू। कभी कभी आप कल चलाने जाते हैं, कल हैंड पंप, तो उसमें करंट आता है जो आप मोटर लगाए हुए हैं उसके वजह से। तो आपकी मम्मी बोलती है ना, या घर का कोई भी जिनको पहली बार वो सेका होगा, अरे बाबू छुओ मत, उसके बॉडी में लाइट आ रहा है, उसके बॉडी में लाइट आ रहा है, करंट आ रहा है। तो ये अल्टरनेटर ई बड़े बड़े होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे वर्कर काम करते हैं। यहाँ पे कोई टच कर गया तो बॉडी में लाइट आ रहा है, वो दूसरे कर्मचारी को बताने लायक वो जिंदा नहीं रहेगा बबुआ। इसीलिए हम उसके बॉडी में, उसके बॉडी को अर्थ कर देते हैं कि जितना भी बॉडी में उसके करंट एक्सेस अमाउंट में आ रहे हैं, या चार्जिंग करंट हो या कुछ, वो ग्राउंड हो जाए तो बबुआ बच जाए, बबुआ बच जाए। अब बात करेंगे जनरेटिंग स्टेशन। हमारा यहाँ हुआ खत्म, यहाँ हुआ जनरेटिंग स्टेशन खत्म, और आई होप कि मजा भरपूर आ रहा होगा इसको समझने में, मजे भरपूर आएंगे। क्या लिखना है आपको बता दिया जाएगा, क्या लिखना है आपको बता दिया जाएगा। ये कंसेप्ट समझा रहे हैं, लिखना का है वो हम जरूर बोल के लिखवा देंगे। अब बात करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। किसकी बात करते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। हमने ऊपर की ये देख लिया। अब देखो, जो ट्रांसमिशन को जेनरेशन से अलग करने की कड़ी होती है वो ये होती है 11 केवी। 11 केवी जनरेट कर दिया, और जस्ट उसी के पावर प्लांट के जस्ट बाहर ही एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, पावर ट्रांसफार्मर, जो स्टेप अप होता है, जो
स्टेप अप होता है। अब काहे भैया स्टेप अप है, तो देखिए स्टेप अप है तो आप जानते हैं, कहा जानते हैं, पावर जो P होता है वो VI cos फाई होता है, जिसपे cos फाई किस पे डिपेंड करता है, लोड के नेचर पे। लोड के नेचर पे कौन डिपेंड करता है, cos फाई। तो इसकी हम बात नहीं करेंगे, cos फाई। हम पावर को स्टेप अप क्यों कर रहे हैं भैया, तो स्टेप अप हम पावर को इसलिए कर रहे हैं, स्टेप अप हम पावर को इसलिए कर रहे हैं कि हमारी करंट का वैल्यू कम हो सके, हमारी धारा का वैल्यू का हो सके भैया, कम, हमारी धारा का वैल्यू कम हो सके। यदि वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाएंगे तो पावर को कांस्टेंट रखने के लिए ट्रांसफार्मर करंट की वैल्यू कम कर देगी। आप अभी अभी इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में पढ़ के आए होंगे अपने प्रिय सर के साथ। तो देखिए किया का कि धारा के वैल्यू को कम कर दिया, धारा की वैल्यू कम करके हम का लेंगे, का कर लेंगे भैया, तो आई कम होगा तो आई स्क्वायर आर लॉस भी कम हो जाएगा, आई कम तो आई स्क्वायर आर लॉस भी क्या हो जाएगा, कम कम। आई आर वोल्टेज ड्रॉप भी कम, वोल्टेज ड्रॉप भी कम हो जाएगा। तो हम अभी बेसिकली इस जो ये टॉपिक है ना स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसमें इतना ही पढ़ लेते हैं, कहा कि एक हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन के फायदे आएगा, उनमें बहुत सारे बातों को पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे बातों को पढ़ेंगे। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर डालिए, ये लिखिए। अभी एक और कंसेप्ट, वो का पूरा वीडियो कंसेप्ट से भरा पड़ा है का सर, एकदम लबालब कंसेप्ट से भरा पड़ा है। अब का बात करें हम, का सर क्या स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है इसका कनेक्शन इस डेल्टा और स्टार में क्यों होता है, क्यों होता है सर, काहे इसका कनेक्शन डेल्टा स्टार में होता है, इसका कनेक्शन स्टार डेल्टा में काहे नहीं होता है। ये भी कंसेप्ट एकदम जबरदस्त, एकदम जबरदस्त। देखिए जो इसकी प्राइमरी साइड है वो डेल्टा में होता है, जो इसकी प्राइमरी साइड है वो किस चीज में होता है, डेल्टा में। और जो इसकी सेकेंडरी साइड है वो किस चीज में होता है भैया, तो स्टार में होता है। अरे सर इसका मतलब तो ये हम जानते ही थे। अब देखिए ना का कि ये जो प्राइमरी साइड है लो वोल्टेज साइड है, कौन सा साइड, एलवी साइड, और सेकेंडरी में हाई वोल्टेज साइड, एचवी साइड। प्राइमरी इसका लो वोल्टेज साइड, सेकेंडरी इसका हाई वोल्टेज साइड। तो हाई वोल्टेज के साइड करंट लो करंट, और इधर हाई करंट, इधर लो करंट, इधर हाई करंट। सर हाई वोल्टेज, अब तो इंसुलेशन का पैसा एकदम चपाचप लगेगा, पूरा पैसा की बात है, किसी तरह कम करिए ना इसको। अरे बाबू तो कम करने का एक ही तरीका है, का तरीका है कि हम इसका कनेक्शन कर दे स्टार में कनेक्शन करेंगे तो इसके पर फेज को लाइन वोल्टेज का √3 गुना कम मिलेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे 400 के भी स्टेप अप कर रहा है तो इसके पर फेज को √400/√3 कम वोल्टेज मिलेगा, कम वोल्टेज मिलेगा तो इंसुलेशन का पैसा कम वोल्टेज तो इंसुलेशन का पैसा कम करवा दिए हैं। एकदम सर गए डिस्काउंट करो, इसे करो भैया, ऐसे हो रहा है। अरे सर इधर तो हाई करंट है, अब क्या करेंगे हम, करंट हाई रहेगा तब तो ई मोटे मोटे तार का हम लोगों को टर्न बनाना पड़ेगा। अरे बाप रे, करेंगे का, तो ले कुछ नहीं करेंगे, ले उसको हम डेल्टा में कनेक्ट कर देते हैं। सर तो डेल्टा में कनेक्ट करके होगा का, वह होगा जो राम रचि राखा,
क्या होगा भैया? तो होगा वह जो इसका लाइन की करंट है, पर फेज की करंट है, जो वो लाइन करंट का, जो इसमें करंट बह रहा है IL, उस लाइन करंट का √3 गुना कम हो जाएगा। इस लाइन करंट के √3 गुना कम होने से क्या होगा? का ई तार का साइज अब घटा, तार का साइज अब घटा, पैसा क्या हो गया भैया? तो पैसा हमारा कम हो गया, पैसा क्या हो गया? कम हो गया। अतः जहां स्टेप अप की बात आती है, जहां स्टेप अप की बात आती है, हमने डेल्टा स्टार कनेक्शन में कनेक्ट किया है, तो जहां जहां स्टेप डाउन की बात आती होगी, जहां जहां स्टेप डाउन की बात आती होगी, ठीक उसके उल्टा स्टार डेल्टा में कनेक्ट करेंगे। ठीक उसके उल्टा स्टार डेल्टा में कनेक्ट करेंगे, स्टार डेल्टा में। लेकिन दो जगह, यहाँ पे सर स्टार स्टार में कनेक्ट है और फिर यहाँ पे डेल्टा स्टार में कनेक्ट है, ये कहाँ है सर? यहाँ भी तो स्टेप डाउन ही हो रहा है। ये दो एक्सेप्शन है, यहाँ पे पढ़ेंगे कहाँ है डेल्टा स्टार में कनेक्ट करते हैं। बाकी जहां हमें स्टेप अप करने की बात आती हो वहां डेल्टा स्टार, ठीक उसी प्रकार जहां स्टेप डाउन करने की बात आती हो उसे स्टार डेल्टा में कनेक्ट कर देंगे ट्रांसफार्मर को। ये कंसेप्ट स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में पूरी की पूरी हम लोग पढ़ लिए हैं। अब देखिए आगे जो पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम होता है, क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, कितने भागों में बटा होता है? तो स्टार बना के लिखिए, इलेक्ट्रिकल, ऐसे बना लीजिए, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम दो भागों में बटा होता है। पहला होता है ट्रांसमिशन और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। और एक किसका फ्लो चार्ट बना लीजिए, ये भी दो प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ट्रांसमिशन और दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो ट्रांसमिशन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? देखिए अगर आप ट्रांसमिशन के जेई बनते हैं, जेई आदमी दो तरीके का बनता है, एक ट्रांसमिशन का जेई, एक डिस्ट्रीब्यूशन का जेई। तो ट्रांसमिशन का जेई जो होता है उसका पब्लिक से कांटेक्ट बहुत कम होता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन की जेई जो बनते हैं उनसे पब्लिक से कांटेक्ट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और इन्हीं सब के पास क्या होता है सबसे ज्यादा? आगे देखिए, जो ट्रांसमिशन होता है दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी ट्रांसमिशन और दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन। और डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो भी दो प्रकार का होता है, सेम, प्राइमरी PRIMARI, प्राइमरी DISTRIBUTION, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। और ठीक उसी दूसरा होता है सेकेंडरी SECONDARY, सेकेंडरी DISTRIBUTION, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके नीचे के अब सारे कॉन्सेप्ट, चूंकि एक वीडियो बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, तो इसके नीचे के सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग अगले वीडियो में कवर करते हैं। और ठीक इसी प्रकार प्रीसियस कंटेंट को लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रीसियस कंटेंट को लेने के लिए क्या करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए समय कभी भी समय आपको सफल नहीं बनाएगी। समय का इंतजार करेंगे ना कि एक दिन समय आएगा मैं खुद सफल बन जाऊंगा, वो कभी होता नहीं है। आपको समय सफल नहीं बनाएगी। आपको सफलता के राह में जो आप समय यूटिलाइज कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो समय आपको सफल बनाएगा। तो चलिए, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में।